बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। F-14 टॉम कैट 1970 के अंदर इसकी फर्स्ट फ्लाइट हुई थी, लेकिन इसको पहली दफ़ा जो पोस्ट किया गया था, जो इसकी पहली डिप्लॉयमेंट थी, वो 1974 के अंदर थी एक एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर। लेकिन इस जहाज़ को जो शोहरत मिली थी वो 12 साल के बाद 1986 के अंदर एक टॉम क्रूज की मूवी थी टॉप गन, उससे इसको सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल हुई थी। इस मूवी के बाद अमेरिकन नेवी के अंदर जो रिक्रूटमेंट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। 1986 के अंदर लोगों के पास ना तो यूट्यूब होती थी, ना इस से कैमरे वगैरह, ना इस तरह से सोशल मीडिया होता था। उस वक्त मूवीज ही लोगों के पास एंटरटेनमेंट का जरिया होता था, और आम पब्लिक ने F-14 टॉम कैट को जो सही देखा था वो इस मूवी टॉप गन के अंदर ही उन्होंने देखा था। इससे पहले एयरफोर्स के ऊपर मूवीज बनती रही थी, लेकिन वो पुराने जहाजों के ऊपर थी, कुछ वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर मूवीज थी। किसी मॉडर्न डे जहाज के ऊपर कोई इतनी अच्छी मूवी आज तक मेरा ख्याल से नहीं बनी। F-14 टॉम कैट जो था वो दुनिया के सिर्फ 2 कंट्रीज ने इसको इस्तेमाल किया, एक अमेरिका ने और एक ईरान ने। अमेरिका की नेवी ने और ईरान की एयरफोर्स ने। F-14 टॉम कैट ने तकरीबन 30 साल अमेरिकन नेवी के अंदर अपनी खिदमात को सर अंजाम दिया। इस जहाज ने कॉम्बैट के अंदर बहुत से कामयाब मिशन को सर अंजाम दिया, लेकिन इसका जो सबसे मशहूर मिशन था वो इसका टॉप गन मूवी के अंदर आना था। वियतनाम वॉर जो था ये अमेरिकन एयरफोर्स के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। वियतनाम वॉर के बाद एक फाइटर माफिया था, उसने इन जहाजों के डिजाइन के ऊपर अपना तसल्लुत जो था वो कायम कर लिया, और ये जितने भी जहाज हैं F-14, F-15, F-16, F-18 वगैरह, ये उस फाइटर माफिया की जहनियत के अक्कास हैं, और उसने किस तरह से इन जहाजों को इंडस्ट्री से डेवलप करवाया। बेसिकली एक प्रोग्राम शुरू हुआ था अमेरिका के अंदर, उसको कहते थे TFX प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के साथ साथ अमेरिका एक और जहाज के ऊपर वर्किंग कर रहा था, वो था F-111B। इस जहाज के बारे में समझा जा रहा था कि अमेरिका जो है इसको नेवी के हवाले करेगा, लेकिन ये बहुत बड़ा जहाज था, कह सकते हैं ये एक टैक्टिकल बॉम्बर था। लेकिन अमेरिका की नेवी को इस तरह का जहाज नहीं पसंद था। अमेरिका की नेवी ने एक अपना प्रोग्राम स्टार्ट करवाया जिसको उन्होंने कहा नेवल फाइटर एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम, VFX प्रोग्राम उन्होंने इसको कहा। इसके तहत उन्होंने ग्रामन कंपनी को 1969 के अंदर एक टास्क दिया और उनसे कहा कि हमें एक टैंडम 2 सीट ट्विन इंजन एयर टू एयर फाइटर चाहिए। टैंडम 2 सीट से मुराद के इसकी सीटें यानी कि आगे पीछे हों। नॉर्मली होता भी ऐसे ही है। एक ऐसा जहाज चाहिए जो कि ट्विन सीट हो, ट्विन इंजन हो, और एयर टू एयर फाइटर हो, और कैरियर के ऊपर लैंड कर सके। जो जहाज बन के सामने आया उसको F-14 टॉम कैट का नाम दिया गया। टॉम कैट बेसिकली क्या था, एक नेवल एडमिरल था, उसका नाम था थॉमस कॉनले। उसका निक नेम था टॉम कैट, जिसकी बेस के ऊपर F-14 को F-14 टॉम कैट कहा जाता है। अब ये जो एडमिरल थॉमस कॉनले था, इसकी क्या कंट्रीब्यूशन थी F-14 के अंदर? बेसिकली इसकी कंट्रीब्यूशन ये थी कि इसने अमेरिकन कांग्रेस से कहा था कि हमें कैरियर बेस्ड फाइटर चाहिए, जिसके ऊपर ये VFX प्रोग्राम जो था उसको स्टार्ट किया गया, और उसकी बना के ऊपर आपको F-14 जो है बन के सामने आया। इस वजह से उन्होंने इस जहाज का जो नाम था वो F-14 उसके नाम के साथ ही रख दिया, F-14 टॉम कैट। F-14 जब बन के सामने आया 1974 के अंदर दुनिया के सामने, तो ये बेसिकली एक सुपरसोनिक ट्विन इंजन वेरिएबल स्वीप विंग एयरक्राफ्ट था। वेरिएबल स्वीप विंग से मुराद यानी कि ये अपने विंग्स जो है इनको कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता था और उनको एक्सपेंड भी कर सकता था। जब इसको सुपरसोनिक जाना होता था तो इसके विंग जो थे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते थे, और जब इसने टेक ऑफ करना होता था या जब इसने लैंड करना होता था और अपनी स्पीड को रिड्यूस करना होता था, तो उस वक्त ये अपने विंग जो है उनको एक्सपेंड कर लेता था, जिसकी वजह से इसको एक अच्छी लिफ्ट भी मिल जाती थी और इसको एक अच्छी ड्रैग भी मिल जाती थी लैंड करने के लिए। क्योंकि वेरिएबल स्वीप विंग्स थे, इस वजह से इन विंग्स को ये किसी भी तौर पर इस्तेमाल कर सकता था, हाई स्पीड के लिए भी और किसी ऐसे मनूवर के लिए भी जिसके लिए जहाज को स्पीड जो है वो कम करनी पड़ती थी। इस जहाज की एक और जो मेन चीज थी वो इसका रेडार था। इसके रेडार का नाम था ह्यूज AWG-9 रेडार, और इस रेडार के साथ जो मिसाइल इंटीग्रेट किया गया था वो था फिनिक्स AIM-54। इस रेडार और मिसाइल का जो कॉम्बिनेशन था वो इतना अच्छा था कि ये तकरीबन 100 माइल्स यानी कि 160 किलोमीटर दूर से अपने टारगेट्स को देख लेता था, और इतने ही डिस्टेंस से यानी कि 160 किलोमीटर से अपने टारगेट्स को एंगेज भी कर सकता था। ये रेडार एट ए टाइम 24 टारगेट्स को साइमल्टेनियसली ट्रैक कर सकता था। ये जो रेडार था ये अपने टारगेट्स को तमाम वेदर कंडीशंस के अंदर एंगेज कर सकता था। प्लस इसके ऊपर रॉकेट्स, बॉम्ब्स और मीडियम रेंज मिसाइल्स और शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, और इसके ऊपर एक गन लगी हुई थी M61A1 वल्कन 20 मिलीमीटर की गैटलिंग स्टाइल रोटरी गन थी ये। इन वेरिएबल स्वीप विंग के जरिए से आप इस जहाज से बहुत से काम ले सकते थे और बहुत से मिशन इससे सरंजाम दिलवा सकते थे, जैसा कि एयर सुपीरियोरिटी, जैसा कि फ्लीट डिफेंस इंटरसेप्शन, और इवन टेक्टिकल रिकॉनेसेंस भी ये कर सकता था। जैसा कि आपको पता है कि रिकॉनेसेंस के लिए हाई स्पीड होना जरूरी है, इस वजह से ये बहुत ज्यादा हाई स्पीड भी जा सकता था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसके विंग्स जो थे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते थे और ये सुपरसोनिक चला जाता था। 1974 से ये जहाज जो है अमेरिकन नेवी के अंदर इंडक्ट हो चुका हुआ था, लेकिन इसकी जो फर्स्ट एंगेजमेंट हुई थी, एयर टू एयर एंगेजमेंट हुई थी, वो 1981 के अंदर हुई थी, और गल्फ ऑफ सिद्रा एक जगह है लिबिया के अंदर, वहां पे इसने 2 Su-22 फिटर्स जो थे उनको गिराया था। जैसा कि आपको पता है कि Su-22 जो थे वो सोवियत यूनियन के जहाज थे। इस इंसिडेंट के बाद अमेरिका को एक साइकोलॉजिकल बर्तरी भी हासिल हो गई थी सोवियत यूनियन के ऊपर, कि अमेरिका ने एक ऐसा जहाज बना लिया है F-14 की सूरत में जिसने सोवियत यूनियन के Su-22 को जो है वो गिरा दिया है, और एक नहीं 2 जहाजों को गिराया। ये बड़ी अचीवमेंट थी। F-14 की दूसरी एंगेजमेंट जो थी वो 1989 के अंदर हुई, तकरीबन 8 साल के बाद, और इस जहाज ने
उन 2 MiG-23 को गिरा दिया। ये जो पिछली 2 दहाइयाँ थी 90s की और 2000 वाली, इसके अंदर अमेरिकन नेवी ने इस जहाज को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। खासतौर पे इसको ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के अंदर रिकॉनेसेंस रोल के अंदर इस्तेमाल किया गया। उसके बाद ऑपरेशन डेलिबरेट फोर्स, उसके बाद ऑपरेशन एलाइड फोर्स यूगोस्लाविया के अंदर इसको इस्तेमाल किया गया। F-14 का जो फाइनल कॉम्बैट मिशन था वो 2006 के अंदर था और वो उसने इराक के अंदर बॉम्बिंग मिशन किया था। ऑल्दो के F-14 जो है वो रिटायर हो चुका है और उसकी जगह F-18 ने ले ली भी है, लेकिन F-18 जो है वो किसी भी तरह से F-14 से ज्यादा खूबसूरत जहाज नहीं है। आज भी लोग जो इस जहाज को देखते हैं तो इसकी जो खूबसूरती है वो F-18 से कहीं ज्यादा है। प्लस ये जहाज आज भी ईरान की एयरफोर्स के अंदर फ्लाई कर रहा है। इसके ऊपर भी मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ईरान ने F-15 की बजाय F-14 को चूज किया था। शाह ऑफ ईरान जो था वो अमेरिका गया हुआ था और उसके सामने ये दोनों जहाज जो थे वो रखे गए थे। इन दोनों जहाज़ों का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था F-15 और F-14, लेकिन शाह ऑफ ईरान ने जो है ये F-14 को चूज किया था। कुछ लोगों का ये कहना है कि अमेरिका आज भी F-14 को यूज कर रहा है और उन्होंने इसको सीरिया के अंदर इस्तेमाल भी किया है। तकरीबन इस जहाज के बनने के 50 साल बाद भी अमेरिका इसको सीरिया के अंदर इस्तेमाल कर रहा है। इन रिपोर्ट्स को आप कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन आज भी कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने F-14 को सीरिया के अंदर इस्तेमाल होते हुए देखा है। इसकी कोई आज तक वीडियो फुटेज या कोई तस्वीर तो सामने नहीं आई, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि ये खबर झूठी है। उसकी क्या रीजन है? एक तो ये जहाज बहुत पुराना हो चुका है और इसकी मेंटेनेंस रखने के लिए अमेरिका को बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट पे करनी पड़ेगी और जो कॉस्ट होती है वो बहुत कुछ चीजें जो है उसको ड्राइव करती है। इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये खबर सच्ची नहीं है और अब ये जहाज जो है ये बिल्कुल रिटायर हो चुका हुआ है और अमेरिका इसको यूज नहीं कर रहा। होपफुली दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।